जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का। फर्स्ट इंडिया न्यूज परिवार की ओर से आप सभी के एजुकेशन समिट 2026 सीजन 8 में बहुत बहुत स्वागत है। सपनों को उड़ान देने के लिए पंख नहीं, शिक्षा चाहिए और भविष्य बदलने के लिए अवसर नहीं, सही मार्गदर्शन चाहिए। नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी तहे दिल से आप सभी का स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। मैं चाहूंगी कि मंच पर हमारे अतिथि सभी स्थान ग्रहण करें। कहा जाता है कि इमारतें ईंटों से बनती हैं, लेकिन राष्ट्र कक्षाओं से बनते हैं। किताबों के पन्नों से निकलने वाले विचार ही कल की नीतियां बनाते हैं और आज का विद्यार्थी ही आने वाले भारत का नेतृत्व करता है। इसी विश्वास के साथ ही आप सबका स्वागत है एजुकेशन समिट 2026 सीजन 8 में। ये वो मंच है जहां सपनों को दिशा मिलती है, प्रतिभाओं को पहचान मिलती है और शिक्षा को उसका वास्तविक सम्मान मिलता है। तो शिक्षा का स्वरूप आज के वक्त में बदल चुका है और इसी परिवर्तनकारी सोच को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है फर्स्ट इंडिया न्यूज। वर्षों से फर्स्ट इंडिया न्यूज ने समाज में हर महत्वपूर्ण विषय को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व निभाया है। बिना देरी किए मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमारी संस्कृति है अतिथि के स्वागत के साथ, और मैं आग्रह करूंगी श्री पवन अरोड़ा सर से, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। सर, आप स्वागत करें हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का। उन्हें दुपट्टा उठाकर, फलदार पौधा देकर और साथ ही मोमेंटो भेंट कर बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी आपका। शिक्षा महत्वपूर्ण किसी भी राज्य के लिए और एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है डिप्टी सीएम होने के साथ साथ, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये निरंतर आगे बढ़ता रहे तेजी के साथ, रफ्तार के साथ। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में आने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्री विशाल माथुर जी को, वीपी मार्केटिंग फर्स्ट इंडिया न्यूज, और साथ ही शिशिर अवस्थी जी को, डिजिटल हेड फर्स्ट इंडिया न्यूज। आप आएं और स्वागत करें पवन अरोड़ा सर का। हालांकि पवन सर का ही ये नवाचार रहता है, ये उन्हीं की प्रेरणा रहती है कि पूरी टीम इस तरह के इवेंट्स करने में सबसे आगे रहती है, और सर का ही विजन है कि शिक्षा, जिसे हमें सबसे प्राथमिकता में लेना चाहिए, शिक्षा और जब स्वास्थ्य की बात करते हैं, और उसी कड़ी में ये आयोजन है। बहुत स्वागत है सर आपका भी। मेजबान हैं आप, लेकिन मेहमान के तौर पर पूरी टीम आपका स्वागत करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमंत्रित करूंगी मंच पर आशीष अबन जी को, बिजनेस हेड गवर्नमेंट फर्स्ट इंडिया, साथ ही महेंद्र सैनी जी को, चीफ मैनेजर मार्केटिंग फर्स्ट इंडिया। आप आए और स्वागत करें जिनेन्द्र सिंह शेखावत जी का, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज। बहुत स्वागत है जिनेन्द्र जी आपका भी, क्योंकि जब हम टीम की बात करते हैं, फर्स्ट इंडिया की बात करते हैं, तो सिर्फ वो टीम नहीं बल्कि पूरा परिवार है। और खबरों की दुनिया में जो फर्स्ट इंडिया सबसे आगे रहता है, एडिटोरियल टीम की महत्वपूर्ण भूमिका, और इसे लीड करते हैं जिनेन्द्र जी। और अब मैं आमंत्रित करूंगी, मंच पर ही मौजूद है, और मैं आग्रह करूंगी प्रदीप कुमार शर्मा जी से कि सर आप स्वागत करें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। बुके भेंट कर आप उनका स्वागत करें। बहुत स्वागत है सर। स्वागत की कड़ी ऐसी है कि आप जब तक करना चाहो कर सकते हो, इसमें विराम जब आप चाहोगे तभी लगेगा। और मैं साथ ही अनुरोध करूंगी इंजीनियर ओंकार बगड़िया जी से, सीईओ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, आप भी स्वागत करें बुके भेंट कर प्रेमचंद जी का। क्योंकि हम जब शिक्षा की बात करते हैं और उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका आज के कंपटीशन के दौर में कितना अहम हो जाता है, अनुरोध करूंगे मिस्टर ओंकार नाथ चौधरी जी से, सीजीएम एसबीआई जयपुर, आप भी स्वागत करें प्रेमचंद जी का बुके भेंट कर। मैं अनुरोध करूंगी विशाल माथुर जी से कि आप आएं और स्वागत करें प्रदीप कुमार शर्मा जी का, हमारे मेहमान हैं, और बुके भेंट कर आप दुपट्टा उठाकर स्वागत करें। बहुत स्वागत है प्रदीप कुमार शर्मा जी। उद्बोधन भी हम हमारे मेहमानों का सुनेंगे, लेकिन स्वागत आपका फलदार पौधे से। ये भी एक नवाचार है जो विजन पवन अरोड़ा सर का है कि बुके की जगह अगर हम फलदार पौधा दें तो न सिर्फ आज बल्कि भविष्य और हमारी अगली पीढ़ियों के लिए भी ये एक नया संदेश देगी। मैं इमरान जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि आप आएं और स्वागत करें इंजीनियर ओंकार बगड़िया जी का, सीईओ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। बहुत स्वागत है ओंकार बगड़िया जी आपका भी। और शिक्षा को लेकर आज हम बात करेंगे, क्योंकि नवाचारों की हम बात करते हैं लेकिन उस पर चर्चा करना भी जरूरी है।
और साथ ही आमंत्रित करूंगी कमल शर्मा जी से कि आप मंच पर आएं और स्वागत करें ओंकारनाथ चौधरी जी का, सीजीएम एसबीआई जयपुर। दुपट्टा उठाकर फलदार पौधा देकर सर का स्वागत, क्योंकि कहते भी जब शिक्षा सशक्त होती है तो युवा सशक्त होता है, और जब युवा सशक्त होता है तो राष्ट्र सशक्त होता है। तो आज के इस कार्यक्रम में जब हम चर्चा आज की शिक्षा उस पर नवाचार को लेकर करेंगे तो हम कहीं ना कहीं राष्ट्र को सशक्त करने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के जरिए। और अब मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मीडिया जगत के दूरदर्शी नेतृत्व, जन सरोकारों की सशक्त आवाज और फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर आदरणीय श्री पवन अरोड़ा सर को कि सर आप आए और अपने प्रेरक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। एजुकेशन समिट के 8वें संस्करण में मैं आप सभी का अपनी ओर से और पूरे फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। शिक्षा के बारे में हम बात करें तो आमतौर पे लोग इसको बहुत एक साधारण विषय समझते हैं, क्योंकि हमने भी इसको कालांतर में बहुत ही साधारण ढंग से लिया। सभी कहते हैं शिक्षा तो घर से प्रारंभ हो जाती है, फिर अनौपचारिक शिक्षा होती है, आंगनबाड़ी में शिक्षा प्रारंभ हो जाती है, फिर प्री प्राइमरी स्कूल्स का चलन हो गया। तो सब सोचते हैं बस शिक्षा का मतलब है, पहले तो बहुत सालों तक लोग ये समझते रहे कि शिक्षा का मतलब है साक्षर होना। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हुआ, भारत भी विकास की दौड़ में आ गया और आज आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड में चौथे नंबर की इकोनॉमी है और भारत की एक अलग पहचान है, अपना एक स्वरूप है, अपना एक दमखम है। उसको देखते हुए धीरे धीरे आप मानेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बदलाव आए, जो प्रगति हुई, उससे ही ये सब हुआ, उसी से संभव हुआ। अब जो समय की ज़रूरत है, जो बदलाव है, शिक्षा के साथ स्किल डेवलपमेंट जुड़ गया है। शिक्षा को हम कहते हैं रोजगार परख होनी चाहिए, रोजगारमुखी शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा करके केवल एक डिग्री नहीं प्राप्त कर ले, डिग्री प्राप्त करके अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर आएगा तो ठगा सा महसूस करेगा, अब मैं क्या करूं। पहले मानते थे कि डिग्री मिल जाने से नौकरी मिल जाती है, अब वो डिग्री मिलने से नौकरी भी नहीं मिलती है। उसके लिए आपको स्किल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट के साथ में नए नए इनोवेशंस क्या हो रहे हैं उनकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को निरंतर आने वाले समय के लिए डेवलप करते रहना बहुत ज़रूरी है। आज अगर एआई का युग है तो हम उससे आंखें नहीं मूंद सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एआई खराब है, एआई अच्छा है, ये कह के अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। एआई को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए हमें अपने बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षित करना होगा, जागरूक करना होगा, फ्यूचर रेडी करना होगा। जो इनोवेशंस हो रहे हैं और जो रिसर्च हो रही है उसको हमको अपनाना पड़ेगा। आज साधारण शिक्षा नहीं है, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन है। हर क्षेत्र के लिए हमको रिसर्च को आगे लाना पड़ेगा, तभी हम सस्टेन कर पाएंगे, तभी हम और देशों के शिक्षण संस्थानों से अपनी तुलना कर पाएंगे। अभी जो नई शिक्षा नीति आई थी 2020 की, उसके बाद 2023 में यूजीसी ने नियम बनाए जिसके तहत जो विदेशी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका कैंपस भारत में खोलने की छूट हो गई है और इस बारे में नियम भी आ गए हैं। और विदेशी शिक्षण संस्थान जो फर्स्ट 500 में हैं वो आकर के अब भारत में अपना कैंपस स्थापित कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों के बीच में आप देखते होंगे कि आमतौर पे जिनकी हम बातें करते थे स्कूलों में, चाहे वो खेलकूद है, चाहे वो योगा है, चाहे वो दूसरी ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, उनसे तो हमने बच्चों को दूर ही कर दिया। जैसे ही बच्चा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आया तो उस पर इतना ज़्यादा दबाव है कुछ अच्छा करके दिखाने का, अच्छी परसेंटेज लाने का, फिर और अच्छे करियर ऑप्शंस को अवेल करने का, कि जो हम कहते थे कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग निवास करता है, तो उसके स्वास्थ्य की तरफ हमने ध्यान देना ही शायद बंद कर दिया बड़े संस्थानों में। वहाँ उनके लिए कोई खेलकूद प्रतियोगिताएं नहीं होती, उनको लगता है टाइम वेस्ट है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्किल डेवलपमेंट, कैसे उनको ज़्यादा अच्छे से अच्छा बाहर से गेस्ट फैकल्टी बुला करके लेक्चर्स दिए जाएं, ये किए जाएं। तो जो हम एक जुमला बन के रह गया कि शिक्षण संस्थान में बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, तो सर्वांगीण क्या होगा, सर्वांगीण कैसे हो सकता है? अगर हम उसको इन चीज़ों से महरूम कर देंगे तो फिर वो कैसे हो सकता है? तो ये चीज़ें आज हमारे सामने चुनौतियाँ, सोचने की बात है। और जहाँ तक आज हमारे बीच मंत्री जी बैठे हैं और हमारे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री भजन लाल शर्मा, इनकी सरकार के समय में मैंने ये देखा है, क्लोजली देखा है कि नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर के काफ़ी ज़्यादा गंभीरता है,
और उसको पालना करने की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है। सरकार का स्किल डेवलपमेंट पे भी बहुत बड़ा फोकस है। स्किल डेवलपमेंट के नए नए जो हैं संस्थान खुल रहे हैं और बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी प्रोत्साहन भी मिल रहा है। इसके अलावा काफ़ी तरह के फ्लेक्सिबल आपके जो ये सिलेबस होते हैं उसकी भी आप बात कर रहे हैं और बच्चों को एक अच्छा कंड्यूसिव वातावरण देने की तरफ काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। और शिक्षण संस्थानों के लिए भी मैं समझता हूँ अब पहले से प्रक्रिया आसान हो गई। अगर वो अपने नए सब्जेक्ट्स लाना चाहते हैं, नई विंग्स खोलना चाहते हैं, तो पहले से एक बेहतर माहौल बना है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया पवन सर, और बहुत ही अहम पॉइंट्स है और ये सब सोचने वाली बात है। ना सिर्फ इस पर विचार किया जाए, मंथन किया जाए, बल्कि इसका समाधान भी ढूंढा जाए। जो बातें आपने कही हमारे भविष्य के मद्देनज़र या हमारे उन बच्चों के लिए जो बाहर पढ़ने के लिए रुक कर है सिर्फ इसलिए कि शिक्षा का स्तर शायद उन्हें वैसा नहीं लगता जो होना चाहिए हमारे देश में। बहरहाल मैं पवन अरोड़ा सर से अनुरोध करूँगी कि सर आप स्वागत करें हमारे बीच में। डॉक्टर अल्पना कटेजा जी है, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए आप सभी अल्पना कटेजा जी का। कुछ देर में हम उनका उद्बोधन भी सुनेंगे, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है ये आने जो वाले अगले 2 सेशन भी होंगे, पैनल डिस्कशन होगा जिसमें हम चर्चा अलग अलग पहलुओं पर करेंगे और जो बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में जब हम बात करते हैं कि एजुकेशन का स्तर लेवल अच्छा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, लेकिन बच्चों के लिहाज से भी क्या कुछ और ऐड ऑन किया जाना चाहिए उस पर भी मंथन होगा। और अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगी प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा जी को, रजिस्ट्रार एंड प्रोवोस्ट यूईएम जयपुर। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए प्रदीप जी। जैसा कि पवन जी बोले कि खेल कूद से रिलेटेड कुछ चीज़, मैं खाली खेल कूद की बात नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं वो पेंटिंग बनाने में बहुत अच्छा है, गाना गाने में बहुत अच्छा है, वो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि मैं इंजीनियरिंग करूं, लेकिन इंजीनियरिंग में जब वो एडमिशन ले लेता है तब उसको पता चलता है कि वो तो बहुत अच्छा सिंगर है, डांसर है, तो वो क्या करे, उसको क्या ऑप्शंस वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। इंजीनियर तो वो यूनिवर्सिटी अच्छा बना सकती है, लेकिन क्या क्या विकल्प वो उसे अपने जो उसकी अपनी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए प्रोवाइड कर रही है। यूनिवर्सिटीज़ को अपने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सेंट्रिक सेंटर्स, स्कूल्स, सोसाइटीज़ आजकल बनाने चाहिए, जैसा कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट जयपुर कर रहा है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हम पिछले 38 साल से इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट एजुकेशन में हैं। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूईएम जयपुर में 600 से ज़्यादा इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ हम लगातार संवाद करते हैं। साल में 6 बार हम एचआर कॉन्क्लेव करते हैं, जिससे पता लगता है कि इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट। और आज की तारीख से हम हमेशा, आप मान के चलिए, आप हमेशा सिलेबस भी देख सकते हैं, करिकुलम जो वेबसाइट पे अवेलेबल है सर, इंडस्ट्री अलाइंड है। और आज की तारीख में हम जो सिखा रहे हैं, आप देख के आश्चर्यचकित होंगे कि आगे आने वाले 10 साल के लिए बच्चे को हम इतना ज़्यादा सक्षम बना पा रहे हैं कि इंडस्ट्री में जो चीज़ अब चल रही है वो तो हम सिखा रहे हैं और इमीडिएट एम्प्लॉयबल वो स्टूडेंट है। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप जी। और मैं आमंत्रित करूंगी इंजीनियर ओंकार बगड़िया जी को, सीओएन विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर। आप आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। सबसे पहली चुनौती जो है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का इम्प्लीमेंटेशन। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्यों आई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसलिए आई कि आज तक की जो हमारी शिक्षा थी वो इस बात के लिए थी कि हम डेवलपिंग नेशन कैसे बने, हम रोजगार कैसे बने दें। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है वो इसलिए आई है कि 2047 में हम डेवलप्ड नेशन कैसे बने, हम एक विकसित भारत कैसे बने, उसके लिए जो शिक्षा जरूरी है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक मुहिम चलाई गई है। इसमें जो सबसे बड़ा चेंज है वो चेंज ये है पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, यानी जिसको जो एजुकेशन चाहिए, जिस टाइप का कोर्स चाहिए, एंड जो कोर्सेज के बीच की बाउंड्री है उस बाउंड्री को हटा दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा जो चैलेंज हायर एजुकेशन के लिए है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको के 2 पहलू हैं। पहला पहलू है कि हर बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स हैं वो सिखाना। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि जिस एआई की इम्प्लीमेंटेशन और टूल्स की हम बात कर रहे हैं, कैसे हम
हर बच्चे तक वो टूल्स पहुंचाएं और उस कॉस्ट में पहुंचाएं कि चाहे वो किसी भी जिले, किसी भी राज्य, किसी भी गांव से बच्चा आया हो, सबको वो टूल्स मिलें, हाई एंड जीपीयूज मिलें, जिस पे वो काम कर सकें। थर्ड चैलेंज इज टू क्रिएट एन इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन एंड स्टार्टअप्स। हमें ये एक मुहिम, ये एक चेंज लाना होगा कि स्टार्टअप और इनोवेशन इज अ रिस्की गेम। वी नीड टू टेक रिस्क, वी नीड टू फेल एंड वी नीड टू सेलिब्रेट द फेलियर्स। वंस वी सेलिब्रेट द फेलियर्स, ये चेंज अपने आप आएगा। लास्ट में मैं सभी को ये चाहूँगा कि आप सभी नई शिक्षा के बारे में बात करें, इसकी चुनौतियों के बारे में बात करें। जय हिंद, जय भारत। और अब मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए, क्योंकि हम सभी प्रेमचंद बैरवा जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अवार्ड्स का टाइम है और मैं चाहूंगी सबसे पहले अवार्ड सेरेमनी हम कर लें। मेहमानों उससे मैं आग्रह करूंगी कि आप मंच पर सामने आ जाएं और अवार्ड्स की मैं शुरुआत करूंगी। फर्स्ट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग प्लेसमेंट्स इन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, और ये अवार्ड जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट यूईएम जयपुर, IIM यूईएम ग्रुप को। हमारे नेक्स्ट अवार्ड है अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बेस्ट प्लेसमेंट इन राजस्थान, और ये अवार्ड जाता है विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, VGU जयपुर। जोरदार तालियों के साथ अब स्वागत कीजिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर। बहुत स्वागत है सर। शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार का वैचारिक महाकुंभ न केवल हमारे नीतिगत निर्णयों को धार देता है, बल्कि राजस्थान के युवाओं के सुनहरे भविष्य के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। उच्च शिक्षा अगर किसी भी समाज में विकास का इंजन होती है तो प्राथमिक शिक्षा की नींव है, तो उच्च शिक्षा उस नींव पर खड़े होने वाले उस मीनार की है, जहां से देश को वैज्ञानिक, शोधकर्ता, प्रशासनिक अधिकारी, उद्यमी या राजनेता मिलते हैं। इसलिए हमारे विभाग की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। जब हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने कार्यभार संभाला था, तब हमारे सामने कई चुनौतियां थी, चाहे वे विश्वविद्यालयों में खाली पड़े हुए पद हो, चाहे पुराना ढर्रा हो, या इंडस्ट्रीज और शिक्षण संस्थाओं के बीच का गैप हो। लेकिन हमने इस गंभीर कार्य योजना बनाकर इस समस्या को दूर करने का काम भी शुरू कर रहे हैं। आज भारत इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से हमारी एक सही करवट हमें दुनिया का सिरमौर बना सकती है, और वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के सामने एक विकसित भारत 2047 का एक महान और विराट और पवित्र संकल्प हमारे सामने रखा है। यह संकल्प केवल एक राजनीतिक नारा या घोषणा नहीं है, यह भारत के 140 करोड़ नागरिकों के सामूहिक चेतना, उनकी आकांक्षाओं और उनके सामर्थ्य का एक वैश्विक रोड मैप है। मोदी जी हमेशा एक बात पर जोर देते हैं कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी होगी। इतिहास गवाह है कि अतीत में वह राष्ट्र शक्तिशाली बना है जिन्होंने हथियारों या सेना के बल पर विस्तार तो किया, लेकिन 21वीं सदी का नियम अलग है। इस सदी में वही देश दुनिया का नेतृत्व करेगा जिसके पास ज्ञान की शक्ति और इनोवेशन की शक्ति होगी और रिसर्च की ताकत होगी। मैं इसे मंच से सभी शिक्षक और संस्थाओं, कोचिंग संचालकों और अभिभावकों से मैं बहुत ही विनम्र निवेदन करना चाहता हूं और आपसे अपील भी करना चाहता हूं कि कृपया बच्चों को केवल
रैंक और परसेंटेज की मशीन मत समझिए। हमें एक ऐसा माहौल तैयार करना होगा जहां बच्चा बिना किसी डर या तनाव के वो सीख सके। हमारी सरकार इस दिशा में अत्यंत गंभीर है और हम कोचिंग संस्थाओं के लिए गाइडलाइन और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग सपोर्ट सिस्टम पर भी काम कर रहे हैं। हम इंडस्ट्री 4.0 से आगे बढ़कर इंडस्ट्री 5.0 की दहलीज पर है, जहां मनुष्य और मशीन के बीच एक रचनात्मक तालमेल की बात भी हो रही है। और ऐसी तकनीकी विस्फोट के दौरे में हमारी उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को फ्यूचर रेडी होना पड़ेगा। यदि हम आज भी 20 साल पुराना पाठ्यक्रम पढ़ते रहेंगे तो हम युवाओं के साथ न्याय भी नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा वह नहीं है जो तुम्हारे दिमाग में जबरन ठूंस दी जाए। हमें उस शिक्षा की आवश्यकता है जिससे चरित्र का निर्माण हो और मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसलिए आइए हम सब मिलकर स्वामी विवेकानंद जी के इस कथन को चरितार्थ करें और राजस्थान के युवाओं को स्वावलंबन, आत्म सम्मान का मार्ग सिखाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी अहम बातों का आपने जिक्र किया और बड़े अच्छे उदाहरण के साथ। तो शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और मैं आपसे अनुरोध करूंगी सर आप आएं और सामने स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अब समय है हमारे पहले विशेष पैनल डिस्कशन का, जिसमें शिक्षा जगत के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ और शिक्षाविद मौजूद रहेंगे और आज के सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। फर्स्ट पैनल डिस्कशन हम शुरू करने वाले हैं। पहला जो सब्जेक्ट है, विषय है, कक्षा से करियर तक कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों की जो भूमिका बदल रही है उस पर हम बात करेंगे। और इस पहले सत्र का संचालन करेंगे देश के प्रख्यात शिक्षाविद एवं मैनेजमेंट डेवलपमेंट एकेडमी के चेयरमैन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी। सबसे पहले मैं अनुरोध कर रहा हूं साहिल चौधरी जी से। साहिल चौधरी जी बताइएगा कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बड़ी हैं तो बेसिकली इनका मुख्य ध्यान रहा है रिजल्ट्स आने चाहिए अच्छे, कितने लोग हमारे इस एग्ज़ाम में फर्स्ट आए, क्या रैंक आया, सब आया। परंतु जो देखा जाता है कि उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके आत्मविश्वास के संवर्धन के लिए, आत्मबोध के लिए शायद कुछ और किया जा सकता है। आप क्या कहेंगे? कोचिंग इंस्टीट्यूट आर मोर फोकस्ड ऑन सिंगल टारगेट और बच्चे को भी उसी तरीके के आउटपुट की रिक्वायरमेंट है। आज कोई बच्चा नीट और जेई की प्रिपरेशन करने किसी कोचिंग के लिए आया है, बहुत छोटे टाइम के लिए आता है और मैक्सिमम बच्चा नीट जेई की प्रिपरेशन करता भी नहीं है। आज नीट के अंदर आज 22 लाख बच्चा बैठा है तो उसमें कोचिंग जाने वाला 30 से 40% बच्चा ही है। तो कोचिंग्स आर मोर फोकस ऑन दी सिंगल टारगेट विच आर लाइक कि आपको अच्छी रैंक कैसे लेके आनी है और बच्चे का और पेरेंट का भी आउटपुट कोचिंग से और उनकी उम्मीद भी एक अच्छे लेवल की तैयारी बच्चे करे क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। ब्रिगेडियर साहब, नमस्कार सर। सैनिक स्कूल की जो प्रतिष्ठा है बहुत अच्छी है और इसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छे आते हैं और वास्तव में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन को एक फोर्स है तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वाले लोग होते हैं। वो कल्चर है सैनिक स्कूल में आती है। आप मानते हैं कि आपकी कल्चर दूसरे स्कूलों में भी परकोलेट होनी चाहिए, जानी चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रारंभ में जो भी बच्चा आता है वो समाज के इसी वर्ग से आता है, मात्र वहाँ पर आने के पश्चात जिस प्रकार का उसे प्रशिक्षण दिया जाता है और जिस प्रकार के ढांचे में उसे ढाला जाता है वह स्वतः उसमें जो है ढल जाता है। जैसा कि प्रिंस सैनिक स्कूल की ही बात करें, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी मोबाइल परमिटेड नहीं है। पहली और सबसे अहम चीज जिसकी वजह से बच्चा आज डिस्ट्रैक्ट होता है वह संसाधन उसके लिए उपलब्ध है ही नहीं। आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसा रूटीन वहां पर फॉलो किया जाता है, जिस प्रकार के मूल्यों का हम वहां पर वपन करते हैं, इनका अन्य स्कूलों में भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। धन्यवाद, धन्यवाद। कैलाश राय जी, कैलाश राज जी सैनी साहब, महात्मा ज्योतिबा फूले ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स के हैं आप इंचार्ज, डायरेक्टर हैं।
आप जानते हैं महात्मा ज्योतिबा फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो कार्य किया और उनकी पत्नी सावित्री फूले ने, वो अतुल्य है। मतलब it's absolutely peerless. I mean, you can't even imagine as to what work they have done for the society of India and how much inspiration they became themselves for millions of women and girls in this country. तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि महिलाओं की शिक्षा के बारे में और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने में आपकी संस्था की भूमिका क्या रही है? हमारा ग्रुप का एक ही मिशन है जो महात्मा फूले का मिशन था, उसी को आगे लेके हम बढ़ के कर रहे हैं। जहाँ शिक्षा, सेवा और संस्कार जहाँ व्याप्त हो, ऐसी संस्थाएं स्थापित हो जो समाज को आगे बढ़ा सके और जो उनका सोच था उनको आगे बढ़ के, जैसे अभी बात करते समय के साथ अपडेशन होना चाहिए, उस अपडेशन को अडॉप्ट करते हुए शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन सब में हम उन चीज़ों को जितना हो सके उसको ढालने की कोशिश करते हैं कि शिक्षा के साथ देश के प्रति सेवा, समाज के प्रति सेवा हर विद्यार्थी में होनी चाहिए और ये संस्कारिक विद्यार्थी यहाँ से पैदा होना चाहिए। ये हमारे संस्थान का मेन उद्देश्य है, ध्येय है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। महिला शिक्षाओं की जब बात करते हैं, महिला शिक्षा अब राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण कर दिया हर जगह पे, ये आगे बढ़ता जा रहा है और ये इसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं कि महिला शिक्षा कितना उचित है, क्योंकि दो कंधे एक बॉडी के चलते हैं। महिला और पुरुष दोनों ही शिक्षित और हर क्षेत्र में बराबर चलेंगे तो देश बहुत जल्दी से आगे बढ़ेगा। भगवान महावीर के नाम पर आपका कॉलेज है। मैं कहीं रियली जानने में मुझे इच्छा होती है कि भगवान महावीर का जो कॉलेज है उसके नाम से उसे भगवान महावीर के कुछ गुण, तत्व, संदेश, उपदेश कुछ हमारे बच्चों के अंदर जा रहे हैं। भगवान महावीर के जो भी संदेश हैं वो हमारे विद्यार्थियों, हमारे शिक्षकों, इनमें इनकलकेट करने के लिए समय समय पर हम हमारे जो गुरु माँ और जो महाराज जी हैं उनके समय समय प्रवचन कराए जाते हैं और विद्यार्थी अपने जो मन की शंकाएं, जो भी उनके समस्याएं हैं उनके सामने रखते हैं और गुरु महाराज और माताएं और उनके बच्चों की समस्याओं के समाधान करते हैं और अपने विचारों को उनके सामने प्रेषित करते हैं। आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट से तो अलग ही होता है। प्रेजेंट में तो क्या होता है कि वर्तमान की कुछ सिलेबस को ख़त्म कर लिया, हेल्थ अच्छी कर ली, संस्कार थोड़े डेवलप कर लिए, पर फ्यूचर इज़ मोर चैलेंजिंग देन द प्रेजेंट ऑलवेज, स्पेशली इन ए कंट्री लाइक इंडिया। तो बच्चों को आप भविष्य के लिए कैसे तैयार करते हैं? अगर स्कूल ईमानदारी से काम करे तो बच्चे में बोर्न क्वालिटीज क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वन। हमें जानना है कि बच्चे के अंदर क्वालिटी क्या है। ये कैसे करते हैं आप? ये इसके 2-3 तरीके हैं सर। आजकल एक 2-3 टेस्ट आ गए, DMIT करके टेस्ट आ गया और आयुर्वेद में भी वाक, कफ, पित्त के टेस्ट हैं जो बच्चे के स्वभाव को बताते हैं, उसकी नेचर को बताते हैं, बच्चा कैसे डील करेगा वो बताते हैं, बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या होगी वो बताते हैं। जब बच्चे को पूरा हम एनालिसिस कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर उसको जब एजुकेशन जाती है तो वो फ्यूचर के लिए तैयार है। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पढ़ रहा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति भी खुश नहीं है और एक नहीं 35 राष्ट्रपति खुश नहीं है। तो अमेरिका जैसे देश का राष्ट्रपति बन के भी खुश नहीं है तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एजुकेशन? यह खुशी के लिए तो आया है। अब बच्चे का अगर ये जो अभी बात हो रही थी मरने की, जो कोटा में या कहीं भी हो रहे हैं, वो उसका समाधान बहुत आसान है। हम उस बच्चे को पहचाने क्या है और उसके अकॉर्डिंग उसको आगे बढ़ने का मौका दें तो डेथ जाएगा ही नहीं। हम सारे बच्चों करें तो कलेक्टर बन जाएगा, बेचारा नहीं बन सकता तो डेथ के अलावा उसके पास ऑप्शन क्या है जो बता दो। एग्री, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी रावत, डायरेक्टर रावत एजुकेशनल ग्रुप। डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि अभी मैंने शुरू में कहा कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई है कि हमारी प्रगति बहुत तेज़ी से हुई है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस आर इन इंडिया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया आर इन राजस्थान। राजस्थान नंबर 1 है, यूपी नंबर 2 है यूनिवर्सिटीज़ के मामले में। तो ग्रोथ तो हो रही है। मैं आपसे एक ही बात जानना चाहता हूँ कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जो एक सांगोपांग ढंग से संतुलित विकास और कुशाग्रता, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो पढ़ाया जाता है वैसा ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। संभव है ये, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ अवेलेबल है। तो आप एक ऐसी राय दीजिए जो प्रैक्टिकल हो, जिससे हम क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ सकें। आज के दौर में शिक्षा ऐसी जो मूल्य, मानवता और कौशल का एक समावेश हो। कहते हैं
शिक्षा विद्या या विमुक्ति, ऐसी शिक्षा, ऐसी विद्या जो मनुष्य को अज्ञान, संकीर्णता और सीमाओं से युक्त करे। आज दुनिया तेजी से बदल रही है। आज जो बच्चों में परीक्षा के अंक के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर बनना ही नहीं रह गया है। आज की जो एजुकेशन होनी चाहिए, नॉलेज, मॉरल वैल्यू, एथिक्स से युक्त हो, ह्यूमनिटी हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम बच्चों को यही सिखाते हैं कि आप कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाए, बट एक इंसानियत हमेशा जीवन भर रखिएगा, और होनी भी चाहिए, जो हमें हमारे देश ने जो हमें दी है, हमारी संस्कृति। थैंक यू वेरी मच। बहुत देखिए इंपॉर्टेंट बात करी डॉक्टर साहब ने कि एथिकल वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, जब तक ये प्रदान ना किए जाएं विद्यार्थियों को तो वो शिक्षा अधूरी है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जस्ट टू कंक्लूड विद अ पॉजिटिव माइंडसेट, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत ही अहम ये विषय था जिस पर चर्चा जारी थी। बहरहाल अब आगे बढ़ते हुए सेकंड पैनल का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच हमारे बीच में मौजूद हैं के बिश्नोई जी, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री। आपका सर बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी आप सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए के बिश्नोई जी का। और एक सेकंड पैनल है जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले पैनल की तरह ही सेकंड पैनल को भी मॉडरेट करेंगे प्रोफेसर रमेश अरोड़ा जी। रमेश सर, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर प्रदीप कुमार जी शर्मा, रजिस्ट्रार एंड प्रोवोस्ट, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, UEM, है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में खासकर कैसे किया जाए कि जिससे कि बड़ा ही स्मूथली इसका इवोल्यूशन हो, इंटीग्रेशन हो जाए, ये हमसे बाहर ना रहे, ये एक हवा ना बने, ये केवल कुछ स्पेशलिस्ट की एक बपोती ना बन जाए। प्रत्येक विद्यार्थी इसका उपयोग करके अपने स्वयं के विकास और अपने शिक्षा के विकास के लिए इसका उपयोग करके अपने आप को समृद्ध माने, उसके बारे में राय दीजिए। AI जब इंटीग्रेट की जाती है इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट या किसी भी फील्ड के अंदर, आप बिल्कुल ये ना सोचें कि आपके अधिकार क्षेत्र को कोई ओवरलुक कर रहा है या आपके ऊपर कोई अलग से काम करने के लिए कोई बैठ रहा है। AI आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ है। आपको उसको साथ लेके चलना है और ये सोचना है कि उसको साथ लेके आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। मेरा कहना यह है कि जो चीज़ यूज़ की जा रही है वो आपकी सपोर्ट के लिए है, कहीं ना कहीं वो उसको हमें अडॉप्ट करना है और हमें उसको अपना साथी बनाना है। थैंक यू, बहुत सूदिंग। हमारे बच्चे कल को जब उत्तरदायित्वों को वहन करने के लिए विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर जाते हैं, तो उन्हें अपने साथ काम करने वाले या कोलीग्स के साथ या बॉस के साथ या जनता के साथ व्यवहार कला में भी निपुणता होनी चाहिए। वो टीम बिल्डिंग नहीं करते, सेंट्रलाइजेशन करते हैं, वो प्रेरणा नहीं देते, सिर्फ आदेश देते हैं, वो भय दिखाते हैं, प्रशंसा नहीं करते। जी, क्या करें हम? आजकल जब लीडरशिप की भी बात करते हैं तो डिक्टेटरशिप एज अ लीडरशिप टैक्टिक बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है मार्केट से। अब सॉफ्ट लीडरशिप का ज़माना आ गया है, जहाँ पर आप जब किसी से बात कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, तो उसकी भी एक तकनीक है, एक टेक्निक है जिससे आप उससे आप काम करवाते हैं। तो यहाँ पे बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम एक स्टूडेंट को बहुत पहले दिन से ये चीज़ सिखाएं, किसी भी एक स्टूडेंट को, जो चाहे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, MBBA, कुछ आपका MBA हो गया, BCA, MCOM, कि वो ना सिर्फ आगे जाकर अपने एबिलिटीज़ को दर्शाए, अपने एबिलिटी के साथ अपने काम को करे, भले AI यूज़ करे ना करे, लेकिन काम करने लायक बने कि दूसरे लोग भी उसके साथ एक व्यवहार कुशल उस तरीके से एक व्यवहार कुशलता के साथ उसके साथ काम कर पाए। जो आपने काम किया है अब तक, उसकी खासियत क्या है, आपकी सफलताएं क्या हैं, ये सब कुछ जानकारी इसलिए मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने किस तरह से एक ज़ीरो लेवल से शुरू करते हीरो लेवल पर आप आ गए, इसका मुख्य रूप से रहस्य क्या है? जैसे हम देख रहे हैं कि आज हर साल चीज़ें बदल रही है इतनी तेज़ी से। आज कंपनीज़ को एक स्किल की रिक्वायरमेंट है, कल किसी और स्किल की रिक्वायरमेंट हो जाती है अगले साल। तो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमें चेंज करना है। मैं बहुत ही आभारी हूँ आप तीनों का और सभी मेंबर्स का कि आपने इतनी संक्षिप्त
ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करके और हमें कुछ नई बातें भी कहीं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, और हमारे सभी पैनलिस्ट का भी बहुत शुक्रिया। विश्वास है हमें कि आपके अनुभव, विचार और सुझाव शिक्षा के भविष्य को नई दिशा प्रदान करेंगे। और स्पेशल थैंक्स प्रोफेसर रमेश अरोड़ा सर आपका। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे अतिथि के बिश्नोई जी, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री, आप मंच पर आए। साथ ही मैं आमंत्रित करूंगी पवन अरोड़ा सर को, सीईओ एंड मैनेजिंग एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज, सर आप भी मंच पर आए। और जितेंद्र सिंह शेखावत जी को भी मैं आमंत्रित करूंगी, सीनियर एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज, आप सभी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले पवन अरोड़ा सर आपसे अनुरोध करूंगी, आप स्वागत करें के बिश्नोई जी का, फलदार पौधा देकर, दुपट्टा उठाकर, साथ ही मोमेंटो उन्हें भेंट कर। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये फलदार पौधा, जैसा कि के सर को तो पता ही है कि हमारा विजन क्या है फर्स्ट इंडिया का, पवन अरोड़ा सर का इस फलदार पौधे के पीछे मैं चाहूंगी कि आप सब भी स्वागत करें के बिश्नोई जी का, स्टेट मिनिस्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी प्लानिंग। जब इतने सारे आयाम हो तो उन्हें सुनना भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत स्वागत। एक कालखंड रहा कि हिंदुस्तान में विश्व का बच्चा यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया करता था, लेकिन अब देखते ही देखते पिछले 12 वर्षों के अंदर, एक अल्पकालीन समय के अंदर मोदी जी ने जो एक नई दिशा देश को दी है, एक दिशा दी है, पूरे परिवर्तन की एक दिशा दी है, सोच में परिवर्तन की दिशा दी है, विकसित भारत की। और देखते ही देखते जो इस अल्पकालीन समय के अंदर सिर्फ बातों में नहीं, हर वो महत्वपूर्ण विषय जिसकी आवश्यकता थी उसको ज़मीन पर ला करके उतार भी दिया है और फिर से आकर्षण बढ़ा है विश्व का अब हिंदुस्तान की तरफ। देखते ही देखते हर उस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर आज चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान की चर्चा हो रही है, हिंदुस्तान के आर्थिक जो तेज गति से बढ़ते हुए अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है, आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो सारे 2020 जो परिवर्तन किए हैं बहुत ही कम समय में, निश्चित रूप से उसकी चर्चा की आवश्यकता भी है। स्किल डेवलपमेंट जैसा विषय आपने मेरे को यहाँ पर चर्चा के लिए भी बोला है। मोदी जी के प्रथम कार्यकाल में जब वो प्रधानमंत्री का दायित्व लेते हैं, उसी दिन वो बहुत अच्छे से समझते भी हैं कि मेरे 135-40 करोड़ देश के लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, लेकिन उनको ये भी भली भांति से ध्यान था कि युवा पॉपुलेशन लगभग 65% युवा मेरे देश के अंदर हैं। बहुत अच्छे से वो खुद के अंदर एक अच्छे हैं, सच्चे भी हैं और अपने अंदर एक योग्यता के साथ में हैं। तो उस योग्यता को कैसे एक छोटी सी ट्रेनिंग दे करके उस योग्यता को बाहर लाया जा सके, तो उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को फोकस भी किया और उसको ज़मीन तक, ढाणी ढाणी गांव-गांव तक ट्रेनिंग पार्टनर्स कैसे बैठा दिए जाएं, वो एक कार्यक्रम उन्होंने चालू भी किया। और देखते ही देखते धीरे धीरे उसके अंदर आज काफ़ी अपग्रेडेड सिस्टम भी आ चुका है। फर्स्ट इंडिया के शानदार कार्यक्रम में मेरे को भी आपने यहाँ पर बुलाया और अपने विचार रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं पवन जी आपको। श्वेता जी, आप हमेशा अलग अलग विषय को लेकर के आते हैं, चाहे कभी आप बाड़मेर आते हैं तो कभी जालौर ज़िले में, कभी जोधपुर तो कभी जयपुर। आपकी जो अलग अलग दिशा के अंदर एक सोच है, मैं आपको बधाई भी देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप समाज के इन युवाओं की आवश्यकता के अनुरूप जो अलग अलग विषय की आवश्यकता है, उन विषय को आप ऐसे ही सामने ला करके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके और लाएं, ताकि उसका निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी को फ़ायदा भी मिले और वो भी आपके चैनल के मार्फत एक अलग दिशा तय कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया के बिश्नोई जी। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, डिपार्टमेंट भी आपका और शिक्षा से जोड़ के जिस तरह से स्किल की आपने बात की कि बाहरी कोई नौकरी नहीं पाता, नौकरी तो वही पाता है जिसमें स्किल हो, जिस पर्पस के लिए नौकरी चाहिए। तो हमें शिक्षा के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ अपने स्किल को भी डेवलप करना है, निखारना है और जहाँ जो हम डिजर्व करते हैं उसे पाना है, उसके लिए रास्ता बनाना है। बहरहाल मैं अब वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगी श्री विशाल माथुर जी को, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग फर्स्ट इंडिया। सभी सम्मानित अतिथियों, सभी शिक्षाविदों, आप
सभी ने इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं अपने सभी स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन हुआ। पवन सर के नेतृत्व में इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंत्री जी ने भी थोड़ा समय निकाल कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।